एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, नथिंग बट ट्रीज इज या आर सीन। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बट फॉर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं पूजा भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पूजा मैम में आपका स्वागत करती हूं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट या आज का हमारा वर्ड है बट। आज हम बट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि बट का क्या यूज होता है, किस किस फॉर्म्स में वो अलग अलग तरीके से, किस किस पार्ट ऑफ स्पीच की तरह किसी सेंटेंस में यूज होता है। और आप देखेंगे कि हर एग्जाम में बट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर पूछा गया है। तो आज हम बट को लेके चलेंगे विद कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि आखिर बट है क्या और उसका अलग अलग तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए बट किस किस तरीके से यूज हो सकता है। बट हमारा कंजक्शन की तरह यूज होता है, बट को हम प्रपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं एंड नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि बट एज कंजक्शन। एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूं, he likes coffee but his brother likes tea. He likes coffee but his brother likes tea. यहां पे देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि उसको पसंद है कॉफी लेकिन उसके भाई को पसंद है चाय। तो यहां पर जो हमारा बट है उसने दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ा जिनमें जो बात कही गई है वो आपस में कैसी है, ऑपोजिट। जो बात कही गई है वो आपस में ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसका मतलब बट ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ेगा जिनमें जो बात कही गई होंगी वो आपस में सेम नहीं होंगी बल्कि ऑपोजिट आइडिया को शो करेगी। ठीक है, तो जैसे हमने कहा इट इज एन ओल्ड कार बट इट इज रिलायबल। कि वह एक पुरानी गाड़ी है, लेकिन अभी भी कैसी है, भरोसेमंद। अभी भी भरोसेमंद है। तो दोनों बात क्या है, ऑपोजिट है कि भले ही वह पुरानी कार है लेकिन कैसी है, भरोसेमंद है। तो यहाँ पे बट का मतलब हो गया लेकिन। तो यहाँ पे इट इज एन ओल्ड कार। अच्छा वैसे अगर देखा जाए हम बोल रहे हैं कि वह पुरानी कार है तो दिमाग में क्या आएगा कि यार पुरानी कार है तो कैसी होगी, खटारा होगी, ठीक है, बेकार होगी, चलेगी नहीं। लेकिन हमने क्या बात बोली, उसके ऑपोजिट जो होनी चाहिए थी उसके ऑपोजिट हमने एक बात बोली कि लेकिन वह अभी भी भरोसेमंद है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बट का यूज किया। अब अगर और क्या क्या यूज हो सकते हैं बट के, अगर मैं बोलूं I would like to go, but I am busy. I would like to go, but I am busy. मैं जाना तो चाहती हूं लेकिन मैं बिजी हूं। मैं जाना चाहती हूं लेकिन मैं बिजी हूं। यहां पर बट क्या कर रहा है, यहां पर बट हमारा रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है कि मैं जाना चाहती हूं लेकिन क्यों नहीं जा रही हूं, क्योंकि मैं बिजी हूं। तो एक हमारा बट का यूज हो गया जब हम कारण बताने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू गो बट आई एम बिजी, लेकिन मैं बिजी हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं बट का यूज एज प्रेपोजिशन, कि बट प्रेपोजिशन की तरह कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा। और जब यह प्रेपोजिशन की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होगा एक्सेप्ट, इसका मतलब होगा एक्सेप्ट, या हम बोले के अलावा। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट। अगर मैं कहूं आई विल गो एनीवेयर, आई विल गो एनीवेयर बट मूवी थिएटर। I will go anywhere but movie theater, कि मैं कहीं भी चली जाऊंगी। I will go anywhere but, लेकिन कहां नहीं जाऊंगी, मूवी थिएटर। कहां नहीं जाऊंगी, मूवी थिएटर।
तो यहां पे सबसे पहले तो देखो बट यूज हुआ है प्रपोजिशन की तरह, बट यूज हुआ है प्रपोजिशन की तरह, जिसने रिलेट किया है किसको, एनीवेयर को और मूवी थिएटर को, ठीक है। कि और कैसे रिलेट किया है, नेगेटिवली, कि कहीं भी जाऊंगी लेकिन कहां नहीं जाऊंगी, मूवी थिएटर। तो यहां पर बट हमारा यूज हो रहा है एज प्रपोजिशन, ठीक है। She took everything with her but earphones। मालूम मैं ये बोलना चाहती हूं कि वह अपने साथ सारा सामान ले गई पर क्या नहीं ले गई, बट एयरफोन्स। वह अपने साथ सब कुछ ले गई बट एयरफोन्स, मतलब क्या नहीं ले गई, एयरफोन्स। एक्सेप्ट, बट का मतलब हो गया एक्सेप्ट, कि सब कुछ ले गई लेकिन एयरफोन्स के अलावा, एक्सेप्ट एयरफोन्स, उसने सब कुछ अपने साथ ले लिया। तो यहां पे बट हमारा यूज हुआ है एज प्रीपोजिशन, ठीक है। अब देखिए इसमें देखने वाली चीज क्या है कि प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा लेता है एक ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है, मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आया होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, ठीक है। अब इस बात से हम क्या समझ रहे हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि नथिंग बट ट्रीज इज या आर सीन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, नथिंग बट ट्रीज इज या आर सीन। सबसे पहले आपको इसका मतलब देखना है कि सेंटेंस का मतलब क्या है, कि नथिंग बट ट्रीज डैश सीन, कि नथिंग कुछ भी नहीं देखा गया, वहां पर कुछ भी नहीं देखा गया, बट ट्रीज लेकिन ट्रीज के अलावा, मतलब वहां कुछ भी नहीं देखा गया लेकिन क्या देखा गया, ट्रीज। तो बट यहां पे पहली बात तो क्या शो कर रहा है, के अलावा, कि सब कुछ भी नहीं देखा गया पेड़ों के अलावा। अब देखो हमने कहा कि बट अपने बाद क्या लेगा, प्रीपोजिशन अपने बाद लेगा ऑब्जेक्ट, तो ट्रीज हमारा यहां पे हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो हमें वर्ब यूज करनी है, सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज होती है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। तो ट्रीज के अकॉर्डिंग यहां पे आर यूज नहीं करना है, नथिंग के अकॉर्डिंग यहां पे यूज होगा इज। तो नथिंग बट ट्रीज इज सीन, इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे कहूं कि राम बट डे वॉज या वर प्रेजेंट इन द पार्टी। राम बट दे वर या वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, कि राम प्रेजेंट था पार्टी में, राम प्रेजेंट था पार्टी में, किसके अलावा, बट दे के अलावा, मतलब दे प्रेजेंट नहीं थे, कौन प्रेजेंट था, राम प्रेजेंट था। मीनिंग तो सेंटेंस का ये निकला। अब हम वर्ब कैसे लगाएं, वर्ब हम या तो दे के अकॉर्डिंग लगाएंगे या राम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन बट के बाद, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है हमें, नहीं, राम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा आपका वॉज। तो राम बट दे वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। भले ही आपको देखने में थोड़ा गलत लगे, लेकिन एग्जैक्टली क्यों यहां पे वॉज आया है ये हमने डिस्कस कर लिया यहां पे, ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे इससे क्वेश्चन ना पूछा गया, इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये था बट जब हमारा प्रपोजिशन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट देखो मेन यूज बट का प्रपोजिशन और कंजक्शन ही है। नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्ब, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट हम देख लेते हैं कि बट एडवर्ब की तरह जब यूज होगा तो क्या हम करेंगे। देखो इसका मीनिंग यहां पे निकलता है ओनली, जब वर्ब बट एडवर्ब की तरह यूज होगा। अच्छा एडवर्ब्स क्या होते हैं, जो किसे क्वालिफाई करता है, या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा।
और भी कई चीजों को क्वालिफाई करता है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे। बट मेन है कि वर्ब एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो अगर बट एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है तो सेंटेंस में देखेंगे अभी हम कि किस किस को वो क्वालिफाई कर रहा है, और इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ओनली। यहां पे इसका मतलब होगा ओनली। जैसे एग्जाम्पल देखो, दिस इज बट वन एग्जाम्पल व्हाट shouldn't be done in examinations। अब देखो, this is but one example what shouldn't be done in examination। इसको आप only लगा के देखो क्या मीनिंग निकल रहा है कि this is only one example, यह सिर्फ एक उदाहरण है कि एग्जाम में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक उदाहरण है। यहां पे बट का क्या मतलब है, यहां पे बट का मीनिंग है ओनली। अब अगर ये एडवर्ब है, जैसा कि हमने कहा जब ये एडवर्ब की तरह यूज होगा तो ओनली इसका मीनिंग होगा। अगर ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है तो हम देखते हैं ये क्वालिफाई कर किसे रहा है, ये सेंटेंस में किसे क्वालिफाई कर रहा है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारा नाउन, एग्जाम्पल हो गया हमारा नाउन। वन क्या हो गया हमारा, वन किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसको क्वालिफाई कर रहा है, वन, वन इंफॉर्मेशन दे रहा है एग्जाम्पल की, तो वन हो गया हमारा एडजेक्टिव। नाउन की जो इंफॉर्मेशन दे वो होता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ओनली वन, सिर्फ एक उदाहरण, सिर्फ एक की विशेषता बता रहा है यहां पे वन, तो ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो अगर इसने एडजेक्टिव की विशेषता बताई तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो यहां पर ये किसकी तरह यूज हो रहा है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। नथिंग इज इन आवर हैंड्स, वी कैन बट ट्राई, कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है, वी कैन बट ट्राई, वी कैन ओनली ट्राई, हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। यहां देखिए कोशिश, ट्राई होगा आपका वर्ब, ट्राई है आपकी वर्ब, और वर्ब के बारे में इसने बताया है कि वी कैन ओनली ट्राई, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो वर्ब की विशेषता बताई इसने, तो ये बन गया हमारा एडवर्ब। तो एज एन एडवर्ब जब भी यूज होगा ओनली की तरह इसका यूज करना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम बट एज नाउन, बट एज नाउन। अच्छा देखिए, अगर बट नाउन की तरह यूज हो रहा है तो यहां पे अब हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। यहां पे इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बट्स, बट्स। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी इफ्स एंड बट्स, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी इफ एंड बट। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि हाँ मैं कोई किंतु परंतु नहीं सुनना चाहता, ठीक है, ये है वी कैन, आई डोंट वॉन्ट टू हियर एनी इफ्स एंड बट। यहां पे इफ एंड बट क्या है, नाउन, यहां पे इफ एंड बट नाउन, और एनी क्या हो गया, एनी इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एनी यहां पे हो गया एडजेक्टिव, एनी हो गया एडजेक्टिव। तो जब ये नाउन की तरह यूज होगा तो आप इसका प्लूरल बना के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउन की तरह इसका यूज कम ही होगा। एग्जाम में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कंजक्शन और प्रेपोजिशन। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बट फॉर, बट फॉर। और बट फॉर का क्या मतलब है, बट फॉर किसके इक्वल है, विदाउट, बट फॉर इज इक्वल टू विदाउट, और ये होता है आपका प्रेपोजिशन, ये होता है आपका प्रेपोजिशन। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। जहां पर भी बट फॉर लिखा है उसको आप विदाउट से रिप्लेस करके देखिए कि सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो, बट फॉर
these interruptions, but for these interruptions, the party would have finished earlier. Finished earlier. अच्छा, ऐसे अभी हमें सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है. बट फॉर दीज इंटरप्शंस द पार्टी वुड हैव फिनिश्ड अर्लियर. अच्छा, बट फॉर की जगह विदाउट लगा के देखो कि विदाउट दीज इंटरप्शंस, इन इंटरप्शंस, इन बाधाओं के बगैर, इन बाधाओं के बगैर अगर यह बाधाएं नहीं होती, द पार्टी वुड हैव फिनिश्ड अर्लियर, तो पार्टी जल्दी समाप्त हो गई होती. तो बट फॉर इज इक्वल टू विदाउट. बट फॉर इज इक्वल टू विदाउट. But for the humidity, the weather would have been pleasant. But for the humidity, the weather would have been pleasant. अब but for की जगह without रखो, but for की जगह रखो without, कि without the humidity, अगर humidity नहीं होती तो क्या होता? The weather would have been pleasant. मौसम सुहाना होता. तो but for the humidity, अगर humidity नहीं होती, humidity के बगैर, humidity के बगैर, without, तो जहां भी but for आए वहां पे आपको क्या लगाना है? without. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा. इससे एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में से क्वेश्चन आया इस कॉन्सेप्ट पे. अब लास्ट बचा है हमारा बट देन अगेन. बट देन अगेन. देखिए ये आपका रिटन इंग्लिश में तो यूज नहीं होता है. जनरली हमारा स्पोकन इंग्लिश जो होती है उसमें हम इसका यूज कभी कभी करते हैं. स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कभी कभी करते हैं. अच्छा, पहले हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तब इसका मीनिंग समझेंगे. ठीक है, जैसे हमने लिखा ही माइट हेल्प अस, ही माइट हेल्प अस, but then again he might not. He might help us, but then again he might not. क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रही है कि वह हमारी मदद कर सकता है. एक बात उसने बोली, वह हमारी मदद कर सकता है, और ठीक ऑपोजिट दूसरी बात बोल दी कि but then again he might not, कि शायद वह ना करे. मतलब क्या दिखाया जा रहा है? एक तरीके से श्योरिटी भी दिखाई जा रही है और एक तरीके से पॉसिबिलिटी भी दिखाई जा रही है कि वो हमारी मदद कर सकता है या शायद नहीं कर सकता. ठीक है, तो बट देन अगेन का मीनिंग हो गया जब हम एग्जैक्टली 100% ऑपोजिट बात दिखाना चाहें तब हम बट देन अगेन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एक और एग्जांपल देखो, आई विल डेफिनेटली स्टडी टुमारो. वादा कर दिया हमने अपने घर वालों से कि मैं कल से तो पक्का पढ़ूंगा, कल से पक्का पढ़ूंगा, पर फिर ध्यान आया नहीं नहीं जरूरी नहीं है, कभी भी मेरा मन बदल सकता है. बट देन अगेन आई वोंट, कि मैं कल से पक्का पढ़ूंगा पर शायद नहीं भी पढ़ूं. ठीक है, तो मतलब एक तरीके से तो मैं श्योर भी हूं कि मैं कल से तो पक्का पढ़ने वाली हूं, लेकिन फिर लगता है कि शायद ना भी पढ़ूं, है ना. तो यहां से बट देन अगेन से हमने क्या बताया कि ये बात हो सकती है या इसका कंप्लीट ऑपोजिट ये वाली बात भी हो सकती है. ठीक है, तो आज हमने देखा कि बट का हम कहां पे और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई और कॉन्सेप्ट देखेंगे, किसी और वर्ड के बारे में देखेंगे. ऐसा ही वर्ड जो देखने में तो इजी लगता हो या जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगता हो, लेकिन जब हम उसके मीनिंग पे आते हैं तो उसके बहुत अलग अलग तरीके से मीनिंग निकलते हैं. तो हम थोड़े रूल्स भी देखेंगे और वो रूल्स क्यों बने हैं, क्या उनके पीछे कॉन्सेप्ट है, ये भी हम यहाँ पर लेते हुए चलेंगे. तो मिलते हैं अगली क्लास में. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू स्टूडेंट्स.